Yes. Good evening to all my dear friends. As you know that in the previous class, I thoroughly discussed A- AR Antule case, and at that day I discussed several important points. Now I will start another case, that is the Abhay Singh Chautala and another versus CBI. This is the case which have been prescribed in your syllabus. As you know that according to your new syllabus, there is something change. And when I observed, I got not something more different, but only one point was different. In the second unit, there was a case, Gaurav Jain versus Union of India. That case has been repealed, and one more case has been added in the prevention of food in the Food Safety and Standard Act. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोज केसेस। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो गौरव जैन का केस डिलीट हुआ है और जो ऐड हुआ है दूसरा केस, तो जो ऐड हुआ है उसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो डिलीट हुआ है उसको भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन डिलीट होने के बावजूद भी उसकी रिलेवेंसी बची हुई है। जब भी एग्जाम में आएगा तो उसको लिख देना जहां पर भी जरूरत पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस में वो केस हटा दिया गया है तो उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर बेस्ड नहीं रहेगा। लेकिन ये केस है जो अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई केस है। दिस इज द केस प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। In this case, there are two appellants. One is the Abhay Singh Chautala and other is the Ajay Singh Chautala. Both are the brothers and both are the son of the Om Prakash Chautala. This case was decided in the Honorable Justice V.S. Sirpurkar and T.S. Thakur. Judgment was written by the Justice V.S. Sirpurkar. And this judgment was decided on the 4th July 2011. As you know that this is the high profile case, and there are several cases related to this name, but in different cases points are something different. For the example, in the Abhay Singh Chautala and another versus CBI, in this case main question was that whether previous sanction is necessary if the public servants had changed its office। इसका ये मेन इशू था कि जैसे मान लीजिए कि एक एमपी एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति 2000 से लेकर के 2015 तक या 20 तक कंटिन्यू इलेक्शन जीतता है। कब से कब तक? 2000 से 2020 तक कंटिन्यू इलेक्शन जीतता है, लेकिन हर बार एक अलग पोस्ट होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए कभी एमपी है, कभी एमएलए है, कभी एमपी राज्यसभा से, कभी विधानसभा से है, कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी सोनीपत से है, कभी भिवानी से है, कभी कहीं से है, मतलब इस तरह कर करके होल्ड करता है। लेकिन उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वो 2000 से 2005 के बीच में जब वो सत्ता में था, मतलब एमएलए था, उस दौरान घोटाला हो जाता है और उस घोटाला में उसका नाम आ जाता है 2000 से 2005 के बीच में। लेकिन फिर भी पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से है या अलग ऑफिस से है। तो क्वेश्चन राइज इसमें यह हुआ कि अगर ऑफिस चेंज हो जाने के बाद क्या उस मामले में प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत है या नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन था कि जो सैंक्शन डिसाइड होगा कि सैंक्शन लेना है या नहीं लेना है, ऑफिस टू ऑफिस डिसाइड होगा या पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, उसकी कंटिन्यूटी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो कोर्ट ने कहा कि ऑफिस टू ऑफिस डिसाइड होगा। यही इस जजमेंट का क्रक्स है। ऑफिस टू ऑफिस का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि तलत है, तलत जब 2005 से 2005 के बीच में जो 5 साल का टर्म था, उस बीच में एक एमएलए रहती है और उसी समय जबरदस्त घोटाला करती है, ठीक। लेकिन 2005 से लेकर के 10 के बीच में फिर से एमपी बन जाती है। 2005 से फिर इलेक्शन होता है और फिर ये एमपी बन जाती है। तो पहले वो एमएलए रहती है, दोबारा एमपी हो जाती है। जब एमएलए थी तब भी पब्लिक सर्वेंट थी, एमपी थी तब भी पब्लिक सर्वेंट थी। मतलब ये निकल करके आया कि तलब 2000 से लेकर के 2010 तक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ रही है।
इस पर कोई डाउट नहीं है। अब हुआ क्या कि सुमित ने तलत के खिलाफ एक एफआईआर कर दिया। एफआईआर उसने किया कि जब तलत 2000-2005 के बीच में जब एमएलए थी, उस समय उसने करप्शन किया। ठीक। अब एफआईआर हुई और कोर्ट ने 2008 में कॉग्निजेंस ले लिया तलत के खिलाफ। अब तलत का आर्गुमेंट सुनो क्या कहना है। तलत का कहना है कि सर सेक्शन 19 कहता है कि अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट का केस है, जैसा कि सेक्शन 13 के अंतर्गत है, करप्शन वरप्शन होता है, तो उस मामले में आप हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि आपको प्रीवियस सेंक्शन न मिल जाए। ठीक। अब कोर्ट कहता है, अब और वेरीफाई करिए, तो इसका कहना है कि सर मैं 2005 से 2008-10 के बीच में अभी भी मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। मतलब 2008 में जब आप कॉग्निजेंस ले रहे हैं उस टाइम भी मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, इसलिए आपको प्रीवियस सेंक्शन लेना पड़ेगा। अब कोर्ट का रिप्लाई देता है, कोर्ट का कहता है कि नहीं मिस तलत, यू आर टोटली रॉन्ग। कोर्ट कहता है कि यहाँ पे दो ऑफिस हो गई। एक ऑफिस तुम्हारा 2000 से 2005 के बीच का है और दूसरा तुम्हारा 2005 से 2010 के बीच का है। जो करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ है वो 2000-2005 के बीच में जो ऑफिस होल्ड कर रही थी, जो एमएलए थी, तब का करप्शन है। तो उस करप्शन के मामले में प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दो रिप्लाई किया। तलत को बोला कि अगर करप्शन का एलिगेशन 5 से 2000-2005 के बीच का है तो वहां प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा ऑफिस चेंज हो गया। बाई चांस तुम्हें मुरारी ने एक अलग से करप्शन का चार्ज लगा दिया, जो एलिगेशन है कि 2005-6 के बीच में किया गया, जिस टाइम अभी हो तुम, उस मामले में कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। अगर मुरारी एफआईआर करता है तुम्हारे खिलाफ, उस मामले में हमें प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सुमित जो जब करता है तो प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सुमित के एलिगेशन में तुम्हारा ऑफिस चेंज हो चुका है और पब्लिक सर्वेंट तुम स्टिल हो, बट ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटी। लेकिन मुरारी के एलिगेशन में यू आर स्टिल पब्लिक सर्वेंट, दैट्स व्हाई इन दैट केस प्रीवियस सैंक्शन इज मैंडेटरी। अब बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? तलत बताओ। आ गया सर। आ गया ना? तो बस हमारे करने का मतलब है, सारा इशू यही है, प्लांट से यही कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट कंटिन्यूटी में काउंट किया जाए। लेकिन कोर्ट हमेशा यही कहता है कि नहीं, अगर आपकी ऑफिस अगर चेंज हो जाए तब हम मान लेंगे कि पहले ऑफिस के पर्पज से पब्लिक सर्वेंट अब सीज हो गए हैं। इसलिए बस इतना ही इशू है। अब इसी को लेकर के अब हम तलत की जगह अब अभय सिंह चौटाला को रख देंगे और अजय सिंह चौटाला को रख देंगे। बस इतना सही काम है, और कुछ इसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जेबीटी घोटाला हुआ है, जूनियर बेसिक टीचर स्कैम जो हुआ था, फैक्ट मैं कल भी बता चुका था, उस घोटाले में सिर्फ इतना ही था, ये सब अभय चौटाला, अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला एक कंटिन्यू पब्लिक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। एक बहुत ही पॉलिटिकली मतलब एक डोमिनेटिंग फैमिली है हरियाणा में, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक कभी एमएलए रहते हैं, कभी एमएलसी रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री रहते हैं, मतलब कभी न कभी हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई पोस्ट होल्ड करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 से लेकर के 2010 तक की हम बात बता दें, एक कभी एमपी रहते हैं, कभी एमएलए रहते हैं, कभी एमपी राज्यसभा से रहते हैं, कभी लोकसभा से रहते हैं। तो कोर्ट बस इतना ही कहता है, आप पब्लिक सर्वेंट कंटिन्यू रहिए, लेकिन अगर आपकी ऑफिस चेंज हो जाएगी और प्रीवियस ऑफिस के रिगार्डिंग अगर एलिगेशन रहेगा तो उसमें सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि इसमें एलिगेशन एक लगा हुआ है। अब इसमें एलिगेशन ये लगा हुआ है, इसमें तो फैक्ट बता ही दिया था कि यहाँ पे एक फैमिली लाइफ है जिसमें कि देवीलाल चौधरी वाज द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन हु वाज द एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए उस फैमिली में एक ऐसा भी मेंबर होता है जो कि भारत के एक्स डिप्टी मिनिस्टर के पोस्ट पे जाता है, मतलब वो प्रधानमंत्री के पोस्ट तक पहुंचता है। अब उस चौधरी देवीलाल की संतानों में से 4 संतानें होती हैं।
जिसमें सक्सेशन के लिए फाइट होता है कि असली चौधरी देवीलाल का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसमें विजय प्राप्त होती है ओम प्रकाश चौटाला को, जो भाई इस युद्ध में हार जाते हैं। उत्तराधिकार का एक युद्ध होता है, इसमें जो हार जाते हैं उसमें से कुछ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ अपना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब इस इधर उधर सब बिखर जाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला को एक उत्तराधिकार मिला। अब ओम प्रकाश चौटाला जब उत्तराधिकार मिला तो कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो सबसे लंबा कार्यकाल था वह 1999 से 2005 के बीच में था। अब ओम प्रकाश चौटाला के 3 संतानें हुई, 2 बेटा हुए, 1 बेटी हुई। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटों में एक अजय सिंह चौटाला है और दूसरा अभय सिंह चौटाला है। जब यह करप्शन हुआ 1999 से 2005 के बीच में, तो यह दोनों भाई के बीच में कोई भी उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं चल रहा था। ये दोनों आपस में मिलजुल करके जितना सरकार को लूट सकते थे, पब्लिक को लूट सकते थे, दोनों आपस में लूटे जितना भी हो सकता है। उस समय इनके खिलाफ उत्तराधिकार का कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि उस समय ओम प्रकाश चौटाला यंग भी थे, उत्तराधिकार के लिए कोई ऐसा डिस्प्यूट था ही नहीं कि कौन उनका उत्तराधिकारी था, और उनका सीधा सीधा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं पारी खेलता रहूंगा, तो इसमें कोई इशू था ही नहीं। नॉलेज के पर्पज से बता दूं। लेकिन जब समय बदलता गया, ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में घोटाला होता है जूनियर बेसिक टीचर का। जूनियर बेसिक टीचर में ये हुआ कि 3208 वैकेंसी निकली, 8 की 6 ऐसा ही कुछ था, मतलब 3200 कितनी 3208 वैकेंसी निकली। वैकेंसी में हुआ क्या, रिटन एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो गई। अब बच्चे इंतजार कर रहे थे कि नहीं अब वैकेंसी निकलेगी, रिजल्ट आएगा, कुछ नौकरी मिलेगी, कुछ शादी ब्याह भी होगा। लेकिन उसी समय उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात होता है। अब होता क्या है, उस समय लिस्ट पब्लिश होने से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला होता है। घोटाला में क्या होता है, ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से डायरेक्शन आता है। किसको डायरेक्शन आता है, यहाँ पर एक संजीव कुमार नाम का एक ऑफिसर होता है। ही वाज ही वाज डायरेक्टर ऑफ द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। उसको डायरेक्शन आता है कि आप 2000 के बच्चों की लिस्ट है, अब इनको आप किसी तरह सिलेक्शन दिलवा दीजिए। अब 2000 बच्चे कौन थे, वे 2000 बच्चे थे जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख लगभग ये माना गया था कि हर एक कैंडिडेट 5 लाख रुपया इनको पैसा दिया था, घूस कितना दिया था, 5 लाख घूस दिया हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा अगर 5 लाख घूस देगा तो 100 बच्चा कितना घूस देगा, और 2000 बच्चे कितना घूस देंगे। तो वह 2000 लिस्ट जब आई तो संजीव कुमार ने उस लिस्ट को चेंज कर दिया, क्योंकि ठीक है कि संजीव कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ गए थे, लेकिन संजीव कुमार खुद ही करप्शन में लिप्त थे। अब हुआ क्या कि 2000 की लिस्ट वहां पे चेंज हो गई। अब मान लीजिए कि जो 2000 बच्चे सिलेक्टेड थे उनको हटा करके जो सिलेक्टेड नहीं थे उनको क्वालिफाई करा करके वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद अब हुआ क्या कि हाँ बच्चे सब खुश थे, भाई नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। और जिसको नहीं हुआ उसको लगा कि हाँ भाई मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं रही होगी तो हमें नौकरी नहीं मिली। लेकिन उसी समय उनकी भी किस्मत जग गई, और हुआ क्या कि जो बेसिक एजुकेशन जिसने करप्शन किया था ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिल करके, उसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया। जब संजीव कुमार ने रिट पिटीशन फाइल किया तो उन्होंने सीधा सीधा रिट पिटीशन में लिखा कि ओम प्रकाश चौटाला जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और साथ साथ में अगर मैं यक्स हटाऊंगा यहाँ से, ठीक ना, एक्स हटाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइमिंग लिख दिया तो एक्स लिखने की जरूरत नहीं थी। संजीव कुमार ने सीधा सीधा कहा ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे और साथ में उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था, और उनके कहने पर मैंने लिस्ट चेंज कर दिया। जब रिट पिटीशन फाइल हुई, रिट पिटीशन के बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया सीबीआई इंक्वायरी का। जब सीबीआई इंक्वायरी हुई और रिपोर्ट सबमिट हुई 2008 में, जब 2008 में जब रिपोर्ट सबमिट हुई उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री नहीं थे कोई और पब्लिक फोर्स थे, एमएलए थे, लेकिन मंत्री नहीं थे। अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला और अजय और अभय का भी यही कंडीशन था। अजय और अभय का पीरियड आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि अजय जो होता है और अभय
2000 से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रहते हैं, लेकिन 2009 के बाद कहीं और कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है। यहाँ पे पूरा फैक्ट डिटेल में नहीं है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप अजय के केस में आप देख सकते हैं, अजय के केस में आप देख रहे हैं कि 92 से लेकर के 2013 तक एक कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट। आप देख रहे हैं 90 से 92, 93 से 98, 99 से 4, 4 से 9, 9 से 13 एक कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट रहते हैं। अब इनका जब एक करप्शन होता है, जब स्कैम होता है, तो अब क्या है, किस कैपेसिटी से है, उनकी कैपेसिटी ये है, वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन कहाँ से थे, लोकसभा थे। लेकिन जब केस स्टार्ट होता है, जब स्पेशल कोर्ट स्टार्ट करता है केस, तो उस समय कहाँ से एमपी रहते हैं, वो एमपी रहते हैं, लेकिन राज्यसभा से एमपी रहते हैं। अब आप बताइए, अगर ये डिफरेंट ऑफिस माना जाए या सेम ऑफिस माना जाए। अगर सेम ऑफिस मान लेंगे इसको, आप इनको कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे, इनके मामले में आपको सेक्शन 19 के अंतर्गत प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट कैपेसिटी मान लें कि ऑफिस नंबर 1, ऑफिस नंबर 2, 3, 4, 5, तो वहां पे ऑफिस अलग अलग हो गई। जब ऑफिस चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई, तो वहां प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेना पड़ेगा। अब इसी बात की लड़ाई है इस केस में कि क्या इनकी ऑफिस को डिफरेंट माना जाए या सेम माना जाए, सिंगल ऑफिस माना जाए। तो देखिए, हमने भी क्रक्स निकाला है, मैं समझ गया था कि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट मोमेंट में हमने भी कुछ अपडेट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जब हम आएंगे, कंपैरिजन करेंगे, 2018 के बाद तो क्रिस्टल क्लियर है कि हर मामले में आपको सैंक्शन लेना ही पड़ेगा। 18 के रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन 18 से पहले का अगर हम जाते हैं, तो एक्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में प्रीवियस सैंक्शन लेना है। इस जजमेंट में एक बात हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स है और उसकी ऑफिस चेंज हो जाए, जैसे कभी एमपी है, कभी एमएलए है, कभी सीएम है, कभी पीएम है, कभी राष्ट्रपति है, कभी गवर्नर है, ऑफिस चेंज हो जाए, लेकिन कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट में रहता है, कंटिन्यू, गैप नहीं होता है, कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए मोदी जी को ले लेते हैं, मोदी जी जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किए हैं, तब से लेकर के आज तक अजात शत्रु की तरह हैं, मतलब कभी उनको हार आज तक मिली ही नहीं। लेकिन अब वो कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन उनकी ऑफिस डिफरेंट है। ऑफिस क्या उनकी है, डिफरेंट है। कभी वो सीएम थे, कभी वो आज वो पीएम है, उनकी ऑफिस डिफरेंट है। तो यहाँ पर पहले का केस था, जैसे नायक अंतुले केस में और अभय सिंह के केस में कहा गया, जब ऑफिस चेंज हो जाए, चेंज ऑफ ऑफिस टाइम टू टाइम, तो वहां पर प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर एलिगेशन उस ऑफिस को छोड़ने के बाद लगा है तब, जैसे मान तलत के केस में एलिगेशन लगा है कब का, 2000-2005 के बीच में, कब लगा है, 8 में, तो प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन लॉ अमेंडमेंट के बाद टोटली डिफरेंट है। इस पॉइंट पर यही हमारा जजमेंट है, यही हमें केस को पढ़ाना है, आपके सेमेस्टर में इतना ही पढ़ाना है। आपको हम यही बताएंगे, आर्गुमेंट बताएंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि इस केस में, अभय सिंह चौटाला के केस में, जो रेशियो, जो जजमेंट का मेन पॉइंट आर एस नायक में लेट डाउन किया गया था, उसी को वर्मिटम इन्होंने उठा लिया और उसी को फॉलो किया। और अभय सिंह के केस में कहा गया कि जो आर एस नायक का केस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, जिसको पॉलिटिकल डिसाइड किया था थ्रोली से, वो करेक्ट है, परफेक्ट है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कहा गया चेंज ऑफ ऑफिस टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अजय सिंह चौटाला का एग्जाम्पल लेते हैं। जब करप्शन होता है, तो अजय सिंह चौटाला की कैपेसिटी क्या होता है, वो एमपी रहते हैं। क्या रहते हैं, एमपी। कहाँ से एमपी रहते हैं, और लोकसभा से होते हैं। लेकिन जब केस स्टार्ट होता है, जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, तब वो क्या करते हैं, एमपी तो होते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कहाँ से है, राज्यसभा से है। तो कोर्ट कहता है ये आपकी कैप 1 ऑफिस है और ये आपकी दूसरी ऑफिस है। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि करप्शन का एलिगेशन किस पर है, इस ऑफिस के दौरान का है, तो प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यही इसमें आया था, क्रक्स आया था। अब बाकी चीजें हम जो समझाएंगे आपके नॉलेज के पर्पज से है, बहुत वो
एग्जाम के पर्पज से तो मैं नहीं समझता कि वो है। अब हम आते हैं इस करप्शन के जेबीटी स्कैम के बारे में, आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझ भी गए होंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, देखिए जब एग्जाम में आएगा तो बच्चे गलती करते क्या है, करते क्या है कि एक बच्चा पढ़ता है, 10 बच्चों को सुना देता है कि ऐसे ऐसे जाकर एग्जाम में लिख देना, और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है बस इतना तो मैं घुमा दूंगा, इतना कोई दिक्कत नहीं, एक बार बता दिए ना तुम, बस मैं जानता हूँ अभय सिंह अजय सिंह को चौटाला, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं लिख दूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्क्स जब आता है तो कहता है मैं फेल हो गया, टीचर पता नहीं कैसा है, गाली भी दे देता है 2 4। लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना होगा, एक केस में जो बता रहा हूँ 11 का बता रहा हूँ, इस वाले जजमेंट में कहीं पर डिस्कस नहीं हुआ कि वेदर देयर वाज ए कन्विक्शन और एक्विटल। हिंदी सबको समझ में आ रही है ना, किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता देना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन हिंदी लैंग्वेज प्लीज लेट मी नो, आई विल डिस्कस इन इंग्लिश। if you will not interrupt I will continue in हिंदी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो केस है इसमें सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस हुआ था। सेक्शन 13 में डिस्कस हुआ था कि अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट पब्लिक सर्वेंट करता है तब तब क्या होगा, आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा। अब कब सैंक्शन लेना पड़ेगा कब नहीं लेना पड़ेगा, यही दो के आर्गुमेंट है। लेकिन अभी जब आप हरियाणा की राजनीति देखेंगे तो आप देखेंगे कि अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, ये दोनों लोग ही जेल में रहते हैं। ठीक है कि कभी पैरोल पे कभी फरलो पे लोग बाहर आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत वो अलग चीज है, लेकिन इनका ठिकाना कहाँ पर है, ये जेल में ही है। मतलब एक तरफ से आप देख रहे हैं कि मिस्टर लालू यादव का भी केस है, मिस्टर अभय अजय का भी है, लेकिन इन लोगों में अंतर क्या है, लालू यादव के मामले में स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है, और यहाँ पर जो जजमेंट हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू इनको पास है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अभी मैं एक और जजमेंट बता देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये जजमेंट है ओम प्रकाश चौटाला वर्सेस सीबीआई। ये जजमेंट डिस्कस करता है कन्विक्शन की। ये किसका बात करता है, कन्विक्शन की बात करता है। और जो हमारे सिलेबस में जजमेंट लिखा हुआ है जो इसको डिस्कस करना है वो सिर्फ प्रीवियस सैंक्शन का लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हमारे सिलेबस का जो केस डिसाइड हो गया कि नहीं प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रायल सही है और इनके खिलाफ आप केस को कंटिन्यू रखिए, तो हमारे जजमेंट को 11 वाले जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए सीबीआई ने जजमेंट दिया। सीबीआई ने जब जजमेंट दिया 2013 में तो उसने कहा कि हाँ यहाँ करप्शन हुआ है और 55 लोगों को सजा हुई। कितने लोगों को सजा हुई इस करप्शन के मामले में, 55 लोगों को सजा हुई, और कुछ लोगों को 10 साल की सजा हुई। कितने लोगों को सजा हुई, कुछ लोगों को 10 साल की सजा हुई, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला दोनों हैं। अब इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया। इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त 2013-15 को फाइनली डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे जेबीटी स्कैम हुआ है। 55 लोगों को जो सजा दी गई है, कुछ को 10 साल कुछ को 2 साल, वो डिजर्व करते हैं और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है जो हमारा जजमेंट है केसमेट का वो प्रीवियस सैंक्शन के रिगार्डिंग है। उसका आंसर लिखते समय कभी मत लिखना कि देवर कन्विक्टेड, ये मत लिखना कि इन द केस ऑफ अभय सिंह चौटाला सीबीआई ओम प्रकाश चौटाला वाज कन्विक्टेड और अजय चौटाला वाज कन्विक्टेड ना। अगर ऐसा लिख देंगे तो मार्क्स काट दूंगा तुरंत, मैं समझ जाऊंगा कि तुम पढ़े कुछ नहीं हो, दूसरे का सुन करके इधर उधर से आकर के बस आंसर लिख रहे हो, एकदम केयरफुल रहना। हाँ, अगर ओम प्रकाश का लिखोगे तब लिखना कि हाँ भाई ये 2015 का है, तब लिखना कि इस केस में कन्विक्शन हुआ कि एक्विटल हुआ, तब तुम्हें 2 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब हमारे फीलिंग को समझ रहे होगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। तुम्हारी संख्या अब काफी हो गई है, पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के पॉइंट पर आते हैं। क्रक्स तो हमने बता दिया आपको कि भाई आप ही से यहाँ डिफरेंट हो जा रही है, इसी बेसिस पर कन्विक्शन हुआ। अब आ जाते हैं कि इन पर केस क्या था। केस इन पर ये लगाया गया, चार्ज क्या था, चार्ज इन बंधुओं पर ये लगाया गया
हाँ, एक मिनट और है। करप्शन कितना हुआ था आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितना फायदा हुआ था। एक बंदूक को की कमाई हुई थी, अब देख लीजिए। अब इतना अंक मैथ वाला ज्यादा बढ़िया से गिन सकता है कि कितने लाख हुआ, कितने करोड़ हुआ। तो मतलब एक बंधु ने, अभय सिंह चौटाला का इनकम ये था जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डाला हूँ, ठीक ना। एक बंधु का इनकम था। हमें लगता है कि अगर किसी गरीब आदमी को मिल जाए तो एक आध बढ़िया घर बना सकता है। इस तरह का है ये। अब अभय सिंह चौटाला के साथ साथ इनके भाई अजय चौटाला भी पीछे नहीं थे। इनका भी इनका भी जो इनकम था, देखिए ये इनकम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो भाइयों का अगर आप इनकम जोड़ दें तो हमें लगता है कि किसी स्टेट का पूरे ईयर का बजट से ज्यादा हो जाएगा। हरियाणा का जितना बजट होता होगा उससे ज्यादा बजट पास हो जाएगा, उससे ज्यादा बजट हो जाएगा ये, ठीक ना। और इसी तरह से 55 लोगों ने कमाई किया था। मतलब जिसको जितना मिला था, जहां मिला था, सबने हाथ धो दिया था। 55 लोगों का कन्विक्शन हुआ था, एक दो का नहीं हुआ था। और यहां तक कि जितने रिट पिटिशन फाइल किया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने करप्शन किया है, कोर्ट ने उसको भी सजा दिया कि उसकी भी मिली भगत थी। ऐसा नहीं था कि वो दूध का धुला हुआ था। हो सकता है कि उसका शेयर कम बन रहा होगा, उसको कम मिल रहा होगा, या हो सकता है कि वो जिसका अपॉइंट करना चाहता होगा लास्ट में नहीं सेटिंग हो पाई होगी। सबको कन्विक्शन हुआ था, 55 लोगों का, 55% वर्क कन्विक्टेड। ये चार्ज था। अब देख रहे हैं कि चार्ज के साथ साथ यहाँ पर चार्ज है, कंस्पिरेसी है। रिमार्क्स यह था कि सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई इस केस में स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया गया। अब यहीं पर डिसीजन स्टार्ट होता है। यहाँ पर अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि मैं तो 92 से लेकर के कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो मेरे मामले में बिना प्रीवियस सैंक्शन के कैसे तुम कॉग्निजेंस ले सकते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि हमारी यही हैसियत है कि तुम्हारा हमेशा ऑफिस चेंज हो गया है, और जब तुम्हारा ऑफिस चेंज हो गया है तो तुम एक्स एक मामले में हो गए हो, और एक्स के मामले में हम प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जिस एलिगेशन लगा है कि लोकसभा का एमपी रहते हुए करप्शन किए हो, अब वह हट करके तुम राज्यसभा के एमपी हो, इसलिए हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिगेशन 99 से 4 का है। तो इस मामले में डिसीजन आया स्पेशल जज का, उनके खिलाफ गया। हाई कोर्ट में गए, चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, कहा कि स्पेशल लोअर कोर्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू क्या थे, देखिए इशू आपको थे। ये आपके 5 इशू हैं कि क्या इस तरह के मामले में सैंक्शन लेना जरूरी है जब ऑफिस चेंज हो जाए। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, इसमें सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बात आए कि क्या इन लोगों के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है विदाउट सैंक्शन के, वो गलत है कि सही है। तो कोर्ट ने कहा कि जब सैंक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो विदाउट सैंक्शन के अगर ट्रायल चल भी रहा है तो क्या गलत है, सही है। यस कर दिया कोर्ट ने। फिर हुआ, इसने कहा कि भाई आर एस नायक का जो जजमेंट है दोबारा से कंसिडर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आर एस नायक का जजमेंट 1984 में डिसाइड हुआ था। उस समय पुराना कानून था, पीसी एक्ट 1947 का था। अब हम लोग 2011 में नए कानून से डील हो रहे हैं, 1988 वाले से। तो ओल्ड कानून को फॉलो करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोर्ट ने कहा कि ओल्ड पीसी का सेक्शन 6 और न्यू पीसी का सेक्शन 19 वर्बिटम है, मतलब सॉरी पारी मैटेरिया है, मतलब सिमिलर है। मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड पीसी के सेक्शन 6 में जो बातें लिखी गई थी, वही बात वही बात सेक्शन 19 के न्यू पीसी में लिखी गई है। मतलब कोर्ट ने कहा कि देखो शराब वही है, बस बोतल बदली हुई है। शराब वही है, बस इसका बोतल चेंज हो गया है। मतलब कंटेंट वही है, लेकिन जो इसका हेडिंग है कि पहले सेक्शन 6 में था, अब सेक्शन 19 में है, पहले ओल्ड पीसी में था, अब न्यू पीसी में है, तो इससे कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। ये कंटेंट सेम है, इसीलिए इस जजमेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब आया कि क्या आर एस नायक का जजमेंट ओबिटर डिक्टम है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ओबिटर डिक्टम नहीं है।
ओबिटर डिक्टम होता क्या है? ओबिटर डिक्टम वो होता है कि इशू कुछ और हो और अचानक घूम करके आप उसमें कुछ और पॉइंट घुसा दें। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल दो लड़का लड़की है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मूड कोर्ट का डिस्कशन हो रहा है, मूड कोर्ट मतलब आपस में समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और अचानक उसमें से लड़का बोल रहा है कि आई लव यू। अब ये क्या हुआ भाई? ये तो टॉपिक टोटली चेंज हो गया। टॉपिक हो रहा था कि नहीं मूड कोर्ट पे डिस्कस करना है, मूड कोर्ट पे डिस्कस करने के लिए आए हैं, और तुरंत तुम टॉपिक मार दे, खट से चेंज हो गया। तो वहां पर ओबिटर डिक्टम हो जाएगा। भाई ओबिटर डिक्टम, बिकॉज मेन इशू वाज दैट रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द मूड कोर्ट topic, but other person has totally changed that topic, and that is not related to the decided topic. That will be called the obiter dictum. ओबिटर डिक्टम का वो इशू आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमारी वाइफ हमारे खिलाफ एक केस फाइल कर दे। फॉर एग्जांपल केस तो बहुत फाइल कर सकती है हमारे खिलाफ, लेकिन मान लीजिए क्रुएल्टी का केस फाइल कर दे, क्रिमिनल लॉ में क्रुएल्टी का केस फाइल कर दे और 98A में लगा दे, मैरिटल क्रुएल्टी का है। अब मैरिटल क्रुएल्टी का उसने लगा दिया हमारे खिलाफ एलिगेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट। जज साहब कर क्या रहे हैं, केस लगा हुआ मारपीट करने का, लेकिन कोर्ट अचानक सारी बातें डिस्कस तो कर ही रहे हैं, अचानक उसमें ला करके सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का डिस्कस करने लग रहे हैं। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के पॉइंट पर नहीं मेरी वाइफ आर्गुमेंट कर रही है, नहीं मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, नहीं वो कहीं जजमेंट से किसी मुद्दे से रिलेटेड है, कहीं कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जज साहब एकदम इमोशनल हो गए और समथिंग डिफरेंट टॉपिक को ले जाकर के डिस्कस कर दिए, समथिंग डिफरेंट। फिर उनको ध्यान आया, फिर टॉपिक पर वापस आ गए। इस तरह के पॉइंट को हम ओबिटर डिक्टम कहते हैं। ये इंटरव्यू में जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, और तुम सब बढ़िया से तैयार कर लेना, बाकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब रही बात आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले डिसाइडेड बाय पर इंक्यूरियम। अब होता क्या है कि इस मामले में पर इंक्यूरियम इसने आर्गुमेंट किया कि मिलार्ड्स, जो रेशियो आर एस नायक में डिसाइड किया गया था वह पर इंक्यूरियम है। पर इंक्यूरियम क्या होता है भाई? मैं हमेशा कई बार बोल चुका हूं कि भाई पर इंक्यूरियम इंटरव्यू में हमेशा पूछता है ओबिटर डिक्टम क्या है, पर इंक्यूरियम क्या है। तो इंटरव्यू में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते। मैं नहीं बता पाया था ड्यू में। अब तुम लोग कहोगे सर आप कुछ बता ही नहीं पाते तो सिलेक्शन कैसे हो जाता? अब बाई लक हो जाता तो क्या करे, उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। तो पर इंक्यूरियम होता क्या है? पर इंक्यूरियम लैटिन टर्म है, यह लीगल सेंस में यूज होता है। जब यूज करेंगे लीगल सेंस में तो इसका मतलब ये होता है डिसाइडिंग डिलीवरिंग ऑफ द जजमेंट बाय इग्नोरिंग लॉ और फैक्ट्स। मतलब कि एक जजमेंट डिलीवर किया जाता है, लेकिन वह जजमेंट जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है या मिस कर दिया जाता है और जजमेंट को डिलीवर कर दिया जाता है। ऐसा कई बार होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि हाई कोर्ट के पास कोई जजमेंट आ गया और हाई कोर्ट के पास मालूम नहीं है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को चेंज कर दिया है। तो सुप्रीम हाई कोर्ट क्या करेगा? जजमेंट दे देगा, ध्यान ही नहीं देगा, उसको हम पर इंक्यूरियम बोलेंगे। या कई बार ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई, हर चीज को बारीकी से तो कई बार मिस हो सकता है। बाई चांस कोई न्यू अमेंडमेंट आ गया हो या इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन आ चुका हो या ऑर्डिनेंस आ चुका हो, बहुत ज्यादा ट्रिफलिंग मैटर पर हो, और वहां पे जजमेंट आ गए और विदाउट उस ऑर्डिनेंस के पॉइंट को ध्यान में रखे हुए, उस तरह के मैटर को हम पर इंक्यूरियम कहते हैं। पर इंक्यूरियम में से मतलब समझ लो कि किसी भी चीज को इग्नोर करके, चाहे इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो चाहे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो, अगर इनको इग्नोर करके कोई जजमेंट दे देते हैं उसको हम पर इंक्यूरियम कहते हैं। इसमें कहा गया था कि भाई जो भी हो वो जो आर एस नायक का रेशियो वो पर इंक्यूरियम है। तो चलिए आइए हम इसके इश्यू को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आइए तो इश्यू आपका हो गया, यहाँ पे इश्यू हम वन लाइनर लिख दिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स डिस्कस करेंगे, इसी आर्गुमेंट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि जब मैं आर्गुमेंट आपको डिस्कस करूंगा तो साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का रेशियो भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग का थोड़ा सा शॉर्टेज है, और शॉर्टेज कम है लेकिन तुम लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग है,
तुम लोग हमसे बेटर हो, तुम लोग समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आर्गुमेंट्स ऑफ अपिलांस पर आते हैं। पहला आर्गुमेंट यही था, मान लीजिए अजय सिंह, अभय सिंह चौटाला बंधुओं का, कि मिलाट्स हम लोग तो अभी भी पब्लिक सर्वेंट ही हैं। आप देखिए कितना इतिहास हम लोग का गोल्डन हिस्ट्री का है। हम लोग चुनाव जीतते हैं, कंटिन्यू जीतते हैं, हारे तो है ही नहीं, तो कंटिन्यू पब्लिक सर्वेंट है। तो आप ऐसा करिए कि सेक्शन 19 के अंतर्गत कॉग्निजेंस लीजिए, लेकिन लेने से पहले आपको प्रीवियस सेक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम एमएलए हैं, आप स्पीकर के पास जाइए। अगर हम मंत्री हैं तो आप गवर्नर के पास जाइए। अगर हम जो भी है, आप उस हिसाब से आप लेकर के प्रीवियस सेंक्शन लेकर के आइए, अदरवाइज हमारे खिलाफ एक्शन आप नहीं ले सकते। अब कोर्ट ने वही कहा कि मान लिया कि आपका इतिहास भूगोल बहुत तगड़ा है, अब अजात शत्रु हो, आप इलेक्शन नहीं हार रहे हो, लेकिन आपका पब्लिक पोस्ट चेंज हो जा रहा है। जब आपके खिलाफ एलिगेशन लगा तब आप लोकसभा से एमपी थे, जब हम कॉग्निजेंस लेने जा रहे हैं अब राज्यसभा से एमपी हैं, और यह एलिगेशन उस टर्म के लिए है जब आप लोकसभा के एमपी थे। इस मामले में हमें प्रीवियस कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑफिस चेंज हो गई। इसी बात को लोअर कोर्ट ने भी माना, इसी बात को हाई कोर्ट ने भी माना, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। और सुप्रीम कोर्ट माना क्यों, ये भी बताऊं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कई ऐसे जजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया था, हम तो डिवीजन बेंच है, हम तो भाई दो ही है ना, हम तो डिवीजन बेंच है। लेकिन आप तुम देखो कि अंतुल्य के केस में, आर एस नायक के केस में 5 जून की बेंच ने जजमेंट डिस्कस किया, और वह 1984 में डिस्कस हुआ, और 1984 से लेकर के अभी तक मतलब 2011 तक लगभग 25 साल तक वह रेशियो फॉलो होता गया। किसी भी कोर्ट में कि कहीं भी चैलेंज नहीं हुआ, और वह सेटल्ड लॉ बन गया है। तो उसी रेशियो को हम फॉलो करते हुए हम ऑफिस टू ऑफिस डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार तुम होते रहो, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया। दूसरा था, कहा कि रिकंसिडरेशन ऑफ अनप्ले केस। कोर्ट, अब इनका कहना था अपिलांस का कि देखिए महोदय, जब अंतुल्य का केस डिसाइड हुआ तो 84 का सन था, कानून पुराना था, सेक्शन 6 था, ओल्ड पीसी का था। लेकिन जब हमारे टाइम में आप आ रहे हैं, न्यू जनरेशन में जब आ रहे हैं, अभय सिंह के जजमेंट में जब आ रहे हैं, 2011 का टाइम है। 1988 के बाद पुराना एक्ट खत्म हो गया, नया एक्ट चल रहा है। तो आप उस जजमेंट को रिकंसिडर कर लीजिए, आप देखिए कि वो जजमेंट अप्लाई करने लायक है कि नहीं है, ठीक ना। तो कोर्ट ने वही कहा कि बात वही तुम लोग को हिंदी में बता ही रहा था कि भाई बोतल बस चेंज हुआ है और शराब वही है। तो कोर्ट ने भी इसमें यही कहा। कोर्ट का रिप्लाई अगर देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। कोर्ट ने भी कहा कि देखो 25 साल तक, पिछले 25 साल तक, मतलब 1984 से 2011 तक अगर टर्म जोड़ोगे घटाओगे तो कितना साल हो जाएगा, लगभग 25 साल। 84 से 11, मतलब 11 में से एक इधर कर दिए 10 हो गया, और 84 में एक जोड़ दिए उधर तो 85 हो गया। मोटा मोटे निकल के 25 साल हो गया। कोर्ट ने कहा कि देखो बेटा 25 साल तक यही रन करते आ रहा है। और जस्टिस कोक कहते हैं, एक लॉर्ड कोक कहते हैं कि जो चीज आपस में एडजस्ट कर जाए, एक लैटिन वर्ड है यहाँ पे, स्टेरे डिसेसिस एट नन क्वेटा मोरे। इसका मतलब यह है कि जो चीज अपने आप में सेटल हो जाए, पीसफुली रन करे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लॉर्ड कोक कहते हैं कि दोज थिंग्स व्हिच हैव बीन सो ऑफन एडजस्टेड आर्ट टू रेस्ट इन पीस। कोक साहब कहते हैं कि जो कई जजमेंटों में जो चीज आगे सेट हो चुकी है उसको पीस रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत कर दो, वो जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो बेटा, ये 25 साल से रेशियो फॉलो होते आ रहा है, बहुत सारे जजमेंट आए, सब जजमेंट में इसके रेशियो को फॉलो किया गया। तो यह क्या है कि अपने आप को रेशियो एडजस्ट कर चुका है, यह परफेक्ट रेशियो है, इसलिए हम रिकंसिडर इस जजमेंट को करने नहीं जा रहे हैं। अब इनका अगला आर्गुमेंट था कि मिलाड से ओबिटर डिक्टम है। क्या है, ओबिटर डिक्टम है। कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस कर दिए गए जो उस केस में मुद्दा बना ही नहीं था, मेन इशू था ही नहीं। ने कहा कि नहीं, ये ओबिटर डिक्टम नहीं था, वहां पे कहीं ना कहीं उस पॉइंट से रिलेटेड था, इसलिए वो रेशियो लेट डाउन किए गए,
और ओबिटर डिक्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इनका आर्गुमेंट था, पर इंक्यूरिज्म का आर्गुमेंट था। एक कहते हैं कि जब मतलब मिलार्ड्स, जब अंदुले का केस डिसाइड हुआ था तो सेक्शन 6 क्लास 2 को सेक्शन 6 क्लास 2 को इग्नोर कर दिया गया। सेक्शन 6 क्लास 2 का मतलब ये हुआ कि जब आप नए एक्ट के अंतर्गत आएंगे तो 19 क्लास 2 हो जाएगा। मतलब जो बातें सेक्शन 6 क्लास 1 में लिखी गई हैं वही बातें 19 क्लास 1 में है, जो सेक्शन 6 क्लास 2 में है वही बातें 19 क्लास 2 में लिखी गई है। और एक बात और बता दूं तुम लोग को कि तुम सब 10 मिनट लेट ज्वाइन किए हो, 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, तो मेंटली तैयार रहो कि 8:40 का 6:40 तक क्लास चलेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि भाई इसमें तुम देख भी नहीं रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बाकी अपनी अपनी इच्छा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें यही बात है, इसने कहा कि 6 क्लास 2 को इग्नोर किया गया। अब हम तुम लोगों को बता देना चाहेंगे कि 6 क्लास 1 में या 19 क्लास 1 में क्या बात लिखी गई है और क्लास 2 में क्या लिखा गया है, ठीक ना। तो देखो एक बात और, जो 6 क्लास 1 में लिखी गई है ओल्ड के, वही न्यू के 19 क्लास 1 में है। जो ओल्ड के क्लास 2 में है वही बात 19 क्लास 2 में लिखी गई है। अब कहा गया, उसमें कहा गया कि मिलार्ड्स, जब अंतुले का केस डिसाइड हो रहा था तो कोर्ट ने 6 क्लास 2 को इग्नोर कर दिया, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं दिया और केस को डिसाइड कर दिया। क्लास 1 कहता है 6 क्लास 1 का कि कब आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना है और किससे लेना है। तो किससे लेना है में 3 क्लास है। पहला क्लास सब क्लास ए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है, सब क्लास बी आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना है, सब क्लास 3 अगर एनी अदर अथॉरिटी में आते हैं तो अदर अथॉरिटी द्वारा लेना है, जो हु कैन रिमूव यू। ये होगा क्लास 1 कि किससे आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना है। क्लास 2 कहता है अगर आपको डाउट आ जाए कि क्लास 1 के अंतर्गत किससे प्रीवियस सैंक्शन लेना है, तो वह डाउट क्लास 2 के हिसाब से डिसाइड होगा। कैसे डाउट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का सिलेक्शन जब हुआ यूपीएससी के थ्रू हुआ, जब पांडिचेरी में जब मैं गया तो सिलेक्शन हमारा हुआ सेंट्रल बॉडी से, वो यूपीएससी से हुआ। तो हमें लग रहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और हमें रिमूव करना जब होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम ज्वाइन किए तो वहां पता चला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाता और हमारे खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती तो हम तुरंत ऑब्जेक्शन रेज करते, हम तुरंत कहते कि नहीं, हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेकर के आइए। ये डाउट होता, भले ही हम हारते या जीतते, ये जो भी था। तो डाउट हो जाएगा कि लेना है तो क्लास 2 की मदद लेनी पड़ेगी। ये बात हुआ क्लास 1 और क्लास 2। मतलब क्लास 2 तभी रोल आएगा जब डाउट है, अगर रोल क्लास 2 डाउट नहीं है तो नो क्लास 2। मतलब इन इन एब्सेंस ऑफ डाउट देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ क्लास 2। अब इसका कहना था क्लास 2 को जजमेंट में इग्नोर कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे थोड़ा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, पता ना कैसे हो गया है, सेटिंग सही नहीं आई है। करेक्शन पार्थ कर रहे हैं तला, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन वो कर लेना, स्क्रीन शॉट करके मुझे भेज देना, यहाँ करेक्शन करना है मुझे। अब इन दैट मैटर्स, रुक जाओ सर, मैं भी स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ, ले लिया, काम हो गया। अब यहाँ पर मुझे करेक्शन थोड़ा सा सेटिंग करना है और सही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पर इंक्यूरियम जजमेंट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस में जब इशू आया कि चीफ मिनिस्टर के मामले में कॉग्निजेंस प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत है कि नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर का पोस्ट से रिजाइन दे दिए और भले ही एमएलए हों और करप्शन का चार्ज ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टर के दौरान लगा है, तो आप प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर डाउट की बात ही कहां। डाउट की बात तो तब स्टार्ट होती ना कि नहीं प्रीवियस समय सैंक्शन लेना है, किससे लें किससे न लें, तब डाउट होता।
जब कोर्ट ही कह दिया कि आपको प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो न ही क्लास 1 की बात आती है और न ही क्लास 2 की बात आती है। जिसकी बात ही नहीं आई उसके इग्नोरेंस की बात कहां से आ गई? तो कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह के आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट आगे बढ़ता है। और जब आर्गुमेंट रेस्पोंडेंट के आर्गुमेंट पे आएंगे तो रेस्पोंडेंट भी कहता है कि बहुत सारे जजमेंट है जिसमें आर.एस. नायक के जजमेंट को फॉलो किया गया, ये सब जजमेंट है, इस तरह से आकर के ये जजमेंट डिसाइड हो गया, ठीक ना। और इस तरह से अपील डिसमिस हो गई और दोनों बंधुओं को कोई रेमेडी नहीं मिली और कहा कि पोस्ट चेंज होने की वजह से प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अब अपील जो लोअर कोर्ट था, जो स्पेशल कोर्ट था जहां प्रोसीडिंग रुकी हुई थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आने की वजह से वहां फिर से ट्रायल स्टार्ट हो गया। जब ट्रायल स्टार्ट हुआ, अब उसका जजमेंट देखिए। देखिए आपके सिलेबस से नहीं है, ये आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि सिलेबस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ नॉलेज भी होना चाहिए ताकि आपसे कोई पूछ दे तो 2 अक्षर बता सको। अब ओम प्रकाश चौटाला का केस हम बताए ही कि जब वहां से सैंक्शन उनको रेमेडी नहीं मिली, प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत नहीं मानी गई और ट्रायल को कहा गया कि ट्रायल ठीक है कंटिन्यू रखिए, तब वहां से सीबीआई कोर्ट ने फिर से अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, फर्दर बढ़ा दिया। फर्दर बढ़ाते हुए इनको कन्विक्शन किया 55 लोगों को। सारे लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये बहुत ही सीरियस मैटर है और आप लोगों का जो करप्शन है इतने बड़े पैमाने पर 2000 बच्चों का आप लिस्ट चेंज कर दे रहे हैं सिलेक्शन के बाद, तो कल्पना करके रखो कि अगर तुम उसमें से एक हो, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा एक हो और उसका सिलेक्शन से ऐसे नाम काट दिया जाए, उसे कैसा लगेगा बुरा। इस तरह का कोर्ट ने रेमेडी नहीं दिया और ये जजमेंट का नाम है कन्विक्शन का है। इस समय जो कन्विक्शन है ओम प्रकाश का, अजय चौटाला का जो भी हो, वो ओम प्रकाश चौटाला एंड अनंतर वर्सेस सीबीआई का है। अब रही बात ड्यू प्रीवियस ईयर का, एक और क्वेश्चन था जिसको कि हमने जाने अनजाने में डिस्कस नहीं किया, आज में 2 मिनट लगेगा उसको भी कवर कर लूंगा। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकंडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। और दूसरी बात कहता है कि अगर मिसकंडक्ट है तो उसे प्रीवियस सैंक्शन लेना है या नहीं लेना है, इस बात को डिसाइड करिए। अभी आपको मैं बता दूं, अगर मिसकंडक्ट का सेक्शन डील होता है सेक्शन 13 से। किससे डील होता है? सेक्शन 13 से। और सबको मालूम है कि सेक्शन 19 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 7 में हो, सेक्शन 11 में हो, सेक्शन 10 में हो, सेक्शन 15 में हो, मतलब अंतर देखो, 7 से 11 4 का अंतर हुआ, 11 से 13 2 का अंतर हुआ, और 13 से 15 2 का अंतर हुआ, मतलब 4 2 2 का अंतर लेकर के करोगे याद हो जाएगा। तो कहता है सेक्शन 19 कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर सेक्शन 13 में अपराध हो, 7 में किया हो, 11 में, 13 में, 15 में, उसके खिलाफ तब तक सैंक्शन नहीं, तब तक केस स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि प्रीवियस सैंक्शन न ले लिया जाए। और मिसकंडक्ट का मैटर किस में आता है? 13 में आता है। जब सेक्शन 13 आएगा तो ऑटोमेटिक सेक्शन 19 आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 डील करता है मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स, ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कवर होगा। तो हमारे कहने का मतलब आप 13 भी डिस्कस करोगे और 19 भी जब डिस्कस करोगे, जब 13 डिस्कस करोगे तो तुम कहोगे सर आपने तो कोई 13 का केस ही नहीं पढ़ाया, आप कर क्या रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने मिसकंडक्ट के बारे में नहीं बताया। कैसे नहीं बताया और कैसे बताया? मैं कभी भी मिसकंडक्ट के बारे में एक भी क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि किसी भी क्लास में डायरेक्टली नहीं कहा कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे लिखना होगा, लेकिन इनडायरेक्टली, चाहे तुम्हारा कालीचरण का केस हो, यह भी सेक्शन किस पर बेस्ड था? सेक्शन 13 पर ही बेस्ड था। इसमें भी एलिगेशन लगाया हुआ था कि एक पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन किया है और उसके जो चार्ज फ्रेम हुआ था सेक्शन 13 में फ्रेम हुआ था। जब 13 में फ्रेम हुआ था, ये भी मिसकंडक्ट का हो गया केस। जब कंवरजीत का केस जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो जो दो डॉक्टर बंधु अपना मतलब रंगा बिल्ला की जो दोस्ती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे और जो बैठ करके इवनिंग में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन किसका था? सेक्शन 13 का ही लगा था। जब अभय सिंह चौटाला का केस डिस्कस करते हैं हम, तब भी सेक्शन 13 का ही है।
क्यों? क्योंकि 13 जब आएगा तभी सेक्शन 19 आएगा, ठीक ना। तो इसलिए जब आपसे 13 के रिगार्डिंग कुछ पूछे तो आप इस केस को साइड कर देना। लेकिन एग्जैक्ट सेक्शन 13 है क्या? देखिए 2018 के बाद से सेक्शन 13 के जो क्लास थे, क्लास ए बी सी डी ई, सबको हटा दिया गया। जब सबको हटा दिया गया तो ये सारे केस अपने आप रिलेवेंसी खत्म हो गई। अब नया जो सब्स्टिट्यूट किया गया ये इसकी वर्डिंग है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस सेक्शन के वर्डिंग को 13 को आप याद कर लीजिए, बाकी 20 नंबर में लिखना आएगा। इन केस को साइड करके प्रीवियस जजमेंट के हिसाब से तुम सब इसको भी लिख सकते हो। ये जजमेंट है तो कल को मत करना कि नहीं सर आपने डिस्कस ही नहीं किया था, क्योंकि अब दोबारा कालीचरण डिस्कस करूं, कंवरजीत करूं, अभय करूं तो कोई मतलब इसका नहीं बनता है, ठीक ना। और आपको समझने के पर्पज से हमने देखिए कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया। 18 के बाद से तो कभी भी सेंक्शन लेना ही लेना है, चाहे आप रिटायर्ड हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे ऑफिस चेंज हो ना हो, मतलब ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस में। लेकिन जो जजमेंट थे एक्टिंग पब्लिक सर्वेंट के मामले में सेंक्शन लेना ही लेना था। एक्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स में अगर ऑफिस चेंज हो जाए बार बार, जैसे आप कभी फिनांस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, कभी होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, कभी आप चले गए डिफेंस मिनिस्ट्री में चले गए, तो अगर ऑफिस चेंज टू चेंज होगा और प्रीवियस ऑफिस के रिगार्डिंग एलिगेशन होगा रादर देन प्रेजेंट ऑफिस के रिगार्डिंग, तो उसमें भी जजमेंट कहते हैं कि सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन जजमेंट कहता है? आर एस नायक का जजमेंट कहता है और अभय सिंह चौटाला का जजमेंट करता है। लेकिन चेंज टू चेंज ऑफिस के मामले में भी आपको सेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेक्शन 19 है, क्लास 1 है, और क्लास 1 में एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन में कौन कौन आते हैं। वो कहेगा कि रिटायर्ड भी आते हैं, वो कहता है रिटायर्ड भी आते हैं, ऑफिस चेंज होगा तो भी आएंगे। लेकिन जजमेंट कहता है कि अगर ऑफिस चेंज हो जाएंगे तो आपको सेंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब रिटायर्ड की बात आती है तो हम लोग आपको कालीचरण महापात्रा के जजमेंट में बताए थे कि अगर रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट हो जाए तो उसमें प्रीवियस सेंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेंडमेंट कहता है कि नहीं, उस मामले में भी प्रीवियस सेंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मिलेंगे जब मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और देखिए इसका नोट्स बनाना लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत मैं क्लास इधर उधर ले सकता हूँ, ठीक ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग क्लास